दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने बायोम थ्योरम के अंदर एक्सपेंशन के अंदर किसी भी वेरिएबल की पावर का कोएफिशिएंट जो निकाला था वो जनरल टर्म से किस तरीके से निकाला था वो अपन ने देखा था। एक्चुअली ये जो टॉपिक है बहुत वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करता है, इसलिए अपने को इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने, तो आज का आर्टिकल भी कोएफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चंस है। और आपको पता है कि कोएफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो जनरल टर्म की मदद से ही निकलते हैं, तो आपको जनरल टर्म के ऊपर महारत हासिल करनी है। लेकिन आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो ये बताते हैं कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं, तो ये आपको ध्यान से देखना है। मतलब आर्टिकल वही है, कोएफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब अपन कोएफिशिएंट ही निकालेंगे किसी न किसी वेरिएबल की पावर का जनरल टर्म की मदद से ही, लेकिन उसमें कौन कौन सी कैटेगरी और कैसी कैसी कैटेगरी और प्रोफाइल बन सकती है ये अपने को देखना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर भी आपका कोएफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चंस होगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको करके जाना है, क्योंकि हर साल मेंस के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पक्का, अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो भी इसी के ऊपर आएगा, अगर 2 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का इसके ऊपर होगा ही होगा। या आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आराम से बन जाएगा, आप ये ढंग से पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हमें पता है फर्स्ट प्लस सेकंड की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, तो मैं आज एक्सपेंशन नहीं लिखूंगा क्योंकि अपन इतने सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, तो आपको पता है फर्स्ट प्लस सेकंड की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा। लेकिन मैं जनरल टर्म वापस से लिखना चाहूंगा tr+1। तो आपको पता है NCR फर्स्ट की पावर n माइनस आर और सेकंड की पावर r, पहचान भी यही है कि भैया NCR में r का सब्सक्रिप्ट है, तो जिसकी पावर में r है वही सेकंड होता है, और n और r का जो डिफरेंस होता है जिसकी पावर में है वो फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट और सेकंड की पहचान यही होती है कि जिसके ऊपर r वही है सेकंड और जिसके ऊपर n माइनस r वही है फर्स्ट। अब क्वेश्चंस की कैटेगरी क्या है आज के प्रोफाइल की, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब ऐसे टर्म्स जिसमें x का नामो निशान ही नहीं हो। अच्छा, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है, x की पावर 0 वाले टर्म चाहिए, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1। अगर मैं कहता हूं x बार 1, x बार 2, x बार 3 वाले कोएफिशिएंट अपन निकालें तो भी जनरल टर्म की मदद से निकालेंगे, लेकिन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है, x की पावर 0। द टर्म डिपेंडेंट ऑफ x मतलब x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फिर कौन सी पावर, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, ये बात कर लेगा। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है, x की पावर 0 के कोएफिशिएंट की शायद बात करना चाहता है वो। इसकी जगह और क्या बोल सकता है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x की पावर 0 के कोएफिशिएंट। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं तो 3 प्लस का 2x प्लस का 5x स्क्वायर, मैं कहता हूं बताओ कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो आप कहोगे 3। अब बताओ 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी अपने से ये पूछता है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x या कांस्टेंट टर्म, तो इसका मतलब समझ जाना कि x की पावर 0 के कोएफिशिएंट की बात कर रहा है, और x की पावर 0 के कोएफिशिएंट का मतलब कौन सी टर्म में x की पावर 0 क्या है वो पूछना चाह रहा है। तो पहले कौन सी टर्म में x की पावर 0 होगा वो निकलेगा, और फिर वो क्या होगा वो पूछेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्लियर हो गया, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्लियर हो गया, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ t का मतलब क्लियर हो गया, मतलब t की पावर 0। तो एक्सपेंशन को एक्सप्लोर करना है कि भैया एक्सपेंशन के अंदर किस तरीके से अपन निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है, x की पावर 0 वाला टर्म कौन सा होगा, फिर आगे बात करेंगे कोएफिशिएंट क्या है उसका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, एक्सपेंशन दे रखा है पहले प्रश्न के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x क्यूब इंटू 5/2 ऑफ x क्यूब माइनस का 1/5x स्क्वायर होल पावर क्या 11। और आपको बोल रखा है x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। विद्यार्थियों आप देख भी सकते हो x अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा एक्सपेंशन डिफाइन ही नहीं रहेगा, इसकी वैलिडिटी रहेगी नहीं। तो वैलिडेट होने के लिए यहां पे x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 तो पहले ही बोल रखा है, नहीं भी बोल रखा तो बाय डिफॉल्ट है ही सही। आगे समझते हैं कि ये कह रहा है कि इसके 12 टर्म्स होंगे, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर यहां पे पावर n है तो अपन बोलते थे नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, तो यहां पे 11 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स 12 है। ये 12 टर्म इन 3 से मल्टीप्लाई होकर बहुत सारी टर्म्स देंगी। उन बहुत सारी टर्म्स में बोला है x की पावर 0 वाले कोएफिशिएंट क्या है, या x की पावर 0 कौन से टर्म पर है वो पूछा है आप लोगों से, और उसका कोएफिशिएंट क्या होगा वो पूछा है। तो देखते हैं कि यहां पर अगर मैं लिखूं कोएफिशिएंट ऑफ सीधा x की पावर 0 चाहिए, इसमें टर्म की बात नहीं करते, या टर्म देख लेंगे जिसमें x बार 0 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x बार 0 इन दिस 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x क्यूब इंटू 5/2 ऑफ x क्यूब माइनस का 1/5x स्क्वायर की पावर 11। इसको समझिए। आज अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इसमें चाहिए, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, ये 12 टर्म्स और ये 3 टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाई करके फिर देखूंगा, नहीं, आपको बता रखा है कि ये और एक्सपेंड नहीं हो सकता विद्यार्थियों, लेकिन ये एक्सपेंड हो सकता है।
तो अपन क्या करते थे, बड़ी पावर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अगर मैं इस पूरे में कोएफिशिएंट ऑफ x बार 0 चाहता हूं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मैं इंडिविजुअल, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं और फिर इंडिविजुअल कोएफिशिएंट ऑफ x बार 0 निकालूं, तो क्या मेरे लिए थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन किसमें, मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 5/2 ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 1/5x स्क्वायर की पावर 11 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 5/2 ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 1/5x स्क्वायर की पावर 11 और फिर प्लस का 3x क्यूब इंटू 5/2 ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 1/5x स्क्वायर की पावर 11। एक एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू के अंदर, और ये कुछ पीवाईक्यूज ही मैंने लिख रखे हैं आपके सामने ताकि आप समझ पाए कि भैया किस तरीके से मैनिपुलेशन करनी पड़ती है और कितनी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। तो आपको ये समझ में आया, एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट इस पूरे में चाहिए, तो मुझे तो सिर्फ बाइनोमियल में निकालना आता है, मुझे इस पूरे में तो नहीं आता है। मतलब बाइनोमियल अगर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन है उसमें नहीं आता, सिर्फ बाइनोमियल में निकालना आता है और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है। तो मैं कैसे करूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ x बार 0 इसमें निकालना है, मतलब इसमें निकालना है, इसमें निकालना है, मतलब मैं इंडिविजुअल निकाल लेता हूं। मैं कहता हूं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 निकाल लो किसमें, इसमें 5/2 ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 1/5x स्क्वायर की पावर 11 में, फिर माइनस का वापस से कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इसमें निकाल लूं किसमें, एक्स स्क्वायर इंटू 5/2 ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 1/5x स्क्वायर की पावर 11, फिर प्लस का 3 टाइम्स ऑफ, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 निकाल लूं फिर किसमें, एक्स क्यूब इंटू 5/2 ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 1/5x स्क्वायर की पावर 11 में। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ये आपको चीजों को समझना पड़ेगा विद्यार्थियों। मैं इस पूरे में निकालूं, इससे अच्छा मैं एक एक टर्म में निकालूं। मैंने इसमें निकाल लिया, मैंने इसमें निकाल लिया, फिर मैंने इसमें निकाल लिया और इनके बीच में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो लगाता चलूंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब अगर आपको क्लियर है तो आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x बार 0 इन बाइनोमियल, लेकिन बाइनोमियल का हर एक टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर से। जैसे मैं कहता हूं कोएफिशिएंट ऑफ, ये एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 किसमें निकालना है, 1 प्लस का 2x का होल स्क्वायर या पावर 12 ले लो इनटू x में, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 इन x इनटू दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक्सपेंशन में जितनी 13 टर्म्स होंगी वो 13 टर्म्स इस x से मल्टीप्लाई होंगी। जब वो 13 टर्म्स इस x से मल्टीप्लाई होंगी तब जाकर मेरे को x बार 1 का कोएफिशिएंट चाहिए। इसका मतलब हर टर्म इससे मल्टीप्लाई होके जो x की पावर्स आएंगी उसमें आपको ढूंढना x बार 1 का कोएफिशिएंट क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको यहां पर डिवाइड कर दूं और मैं ये कह दूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इसमें ढूंढ लूं, 2x की पावर 12। अगर मैं x की पावर 0 का कोएफिशिएंट इसमें ढूंढ लेता हूं तो वो x से मल्टीप्लाई होकर x बार 1 का कोएफिशिएंट दे देगा जो मुझे चाहिए। तो इसका मतलब मैंने किया क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 इसमें चाहिए, मैंने यूं ही अपने हिसाब से समझ लिया कि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा कितना, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन 1 प्लस का 2x की पावर कितना विद्यार्थियों 12। तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, मैं कहता हूं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन x की पावर p इंटू 1 प्लस का 2x की पावर s। तो आप क्या कहोगे, आप कह देना कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर, ये इसको नीचे डिवाइड करो तो x की पावर r अपॉन x की पावर p बन जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूं x की पावर r माइनस का p इन 1 प्लस का 2x की पावर s। सोचो विद्यार्थियों, क्योंकि अगर आपने इसमें से x की पावर r माइनस का p वाला कोएफिशिएंट ढूंढा वो x बार p से मल्टीप्लाई होकर x बार r ही देगा। क्लियर हुआ कि नहीं है? तो आप ये समझो कि बाइनोमियल के अंदर x की कोई भी पावर निकालना बहुत आसान है, लेकिन उसके अंदर जो साथ में मल्टीप्लाई है वो आप नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई भेज के कुछ और निकाल लो। क्लियर है कि नहीं? अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ x बार 0 इन दिस, तो इसके साथ में, इस बाइनोमियल के साथ में और कोई x का वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन 5/2 ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 1/5x स्क्वायर, ये पावर 11। लेकिन यहां पर मैं निकाल रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन दिस, तो मैं यहां पर हर एक टर्म को खोलूंगा, हर एक टर्म देखूंगा, इसमें जो x की पावर 0 चाहिए तो x की पावर -2 हर एक टर्म से ये मल्टीप्लाइड होगा, तो x की पावर -2 से ये जब मल्टीप्लाई होगा तो x बार 0 बनेगा। तो इसमें तो मैं x बार -2 ढूंढूंगा ना, अगर मैं -2 इसमें ढूंढ रहा हूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 अपॉन एक्स स्क्वायर इन दिस 5/2 ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 1/5x स्क्वायर की पावर कितना 11। तो ये क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -2।
सोचो विद्यार्थियों। और अगर आपको ये समझ में आया प्लस का 3 टाइम्स ऑफ, अब आप खुद सोचो कोएफिशिएंट ऑफ x बार 0 इन दिस, इसका मतलब क्या ढूंढ लूं इसके अंदर, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -3 इन 5/2 ऑफ x क्यूब माइनस का 1/5x स्क्वायर की पावर 11। बोलो विद्यार्थियों, अब हमारे पास हर टर्म को देखोगे तो इस एक्सपेंशन में कभी मैं x बार 0 निकाल रहा हूं, इस एक्सपेंशन में कभी मैं x बार -2 निकाल रहा हूं, और इस एक्सपेंशन में कभी मैं x बार -3 का कोएफिशिएंट देख रहा हूं। तो अगर मैं इसी पर्टिकुलर एक्सपेंशन के अंदर अलग अलग x की पावर के कोएफिशिएंट निकाल रहा हूं तो मैं जनरल टर्म को पुकार लगाता हूं, tr+1 तो हो जाएगा 11cr। बताओ पहला क्या है, 5/2 ऑफ x क्यूब की पावर कितना 11 माइनस आर, और सेकंड कौन है माइनस का 1/5 ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा आर। तो tr+1 आएगा विद्यार्थियों 11cr 5/2 की पावर 11 माइनस का r और -1/5 की पावर r, और यहां पर x की पावर 3 की पावर 11 माइनस r को मैं लिख रहा हूं 33 माइनस का r, और यहां पर हो जाएगा 30 माइनस का 3r, और यहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों 1/x की पावर 2r, तो x की पावर 2r। बोलो सही है। अब यहां पर देखा तो tr+1 क्या आ जाएगा 11cr 5/2 की पावर 11 माइनस का r माइनस 1/5 की पावर r, और यहां पर जाएगा x की पावर 33 माइनस का 5r। अब समझो, अब है पूरा खेल इस क्वेश्चन का। तो क्या अगर आपको ये पूरा का पूरा यहां तक समझ में आया किस तरीके से मैनिपुलेट किया, तो मैं इस पूरे पार्ट को रब कर देता हूं, क्योंकि मेन स्टेप अब ये वाला बन गया। क्या बन गया, ये वाला। अब आप खुद समझो एक एक पार्ट को, जो आपके एक एक बेसिक क्वेश्चन हुआ करते थे अब वो एक एक पार्ट बन चुके हैं। जो पहले लेक्चर में अपन लोगों ने देखे थे कि इस वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन में x बार 0 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो ये एक एक क्वेश्चन होते थे। अब आपको क्या हो गया, एक बड़े क्वेश्चन के अंदर 3 सब पार्ट बन गए। तो मैं यहां पे लिखता हूं वापस से कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 किसमें चाहिए, इसमें चाहिए 5/2 ऑफ x क्यूब माइनस का 1/5 ऑफ x स्क्वायर की पावर 11 माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या चाहिए माइनस का 2, किसमें चाहिए इन चाहिए 5/2 ऑफ x क्यूब माइनस का 1/5x स्क्वायर की पावर 11, और यहां पर चाहिए प्लस का 3 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -3, किसमें वापस से 5/2 ऑफ x क्यूब माइनस का 1/5x स्क्वायर की पावर 11 में। अब देखो यहां पर अपने जनरल टर्म लिख दिया, तो जनरल टर्म में इस पार्ट के लिए अगर मैं तीनों को अलग अलग सॉल्व करूं, तो इस पार्ट के लिए मुझे x बार 0 चाहिए, तो यहां पर क्या होना चाहिए 0, तो यहां पर 0 होने के लिए 33 माइनस का 5r किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। क्योंकि ये जनरल टर्म लिखा, मैं इसको अलग सॉल्व करूंगा, इसको अलग सॉल्व करूंगा, इसको अलग सॉल्व करूंगा, तो मैंने यहां पे x ये पावर 0 होनी चाहिए, तो 33 माइनस का 5r क्या होना चाहिए 0, मतलब 5r किसके बराबर होना चाहिए 33, तो r किसके बराबर होना 33/5। बोलो विद्यार्थियों, क्या ये पॉसिबल है? r आपका क्या होना चाहिए, वोल नंबर को बिलोंग होना चाहिए, बट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू वोल नंबर। इसका मतलब यहां से तो कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ x बार 0 आएगा ही नहीं, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, इस वाले टर्म से तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां से पॉसिबल नहीं है, हो सकता है यहां से पॉसिबल हो, तो यहां वाले टर्म में क्या हो जाएगा 33 माइनस का 5r किसके बराबर -2 के बराबर। देखो अब की बार मेरे को इस वाले में क्या चाहिए -2 का कोएफिशिएंट, तो -2 चाहिए, तो यहां पर -2 दिखना चाहिए, तो यहां पर -2 दिखने के लिए होना चाहिए, तो 35 इक्वल्स टू कितना 5r, तो r की वैल्यू कितनी 7, ये पॉसिबल है विद्यार्थियों। और अगर मैं इस वाले टर्म को देखूं तो 33 माइनस का 5r किसके बराबर होना चाहिए -3 के, क्योंकि इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए यहां पर पावर में क्या होना चाहिए -3, तो ये देखा कितना 36 इक्वल्स टू 5r, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 36/5, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू वोल नंबर। बोलो हाँ है ना, मतलब न यहां से निकलने वाला है न यहां से निकलने वाला है, केवल इतना पता है कि कोएफिशिएंट जो टर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब x की पावर 0 का कोएफिशिएंट है, वो केवल इसमें आ सकता है और वो इसी पार्ट में आ सकता है। तो क्या हो जाएगा माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ, तो आपको पता पड़ गया tr इक्वल्स टू 7, तो r अगर 7 है तो यहां पे मैं 7 रख देता हूं, तो कितना हो जाएगा सोचो, ये हो जाएगा आपका, यहां पे तो कुछ आया नहीं, मतलब यहां से तो 0 निकलेगा, माइनस का यहां पर कौन सा टर्म है, टर्म है आपका 8, क्योंकि r है आपका 7, तो 8th टर्म इसके अंदर, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर 8th टर्म के एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में जो 8th टर्म आएगा उसमें क्या होगी x पावर 0, तो यहां से तो 0 निकला, यहां से भी 0 निकला, यहां पे कुछ है नहीं, जो निकलेगा वो यहां से निकलेगा। अब यहां से जो निकलेगा उसमें r की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7, अब रखो यहां पे r की वैल्यू 7,
जैसे आपने आर की वैल्यू 7 रखी, 33 माइनस का 35 माइनस का 2 बन गया इस एक्सपेंशन में। एक्चुअली अपन ने इस क्वेश्चन को पूरा मैनिपुलेट करके इसके अंदर बना दिया। मतलब इस पूरे एक्सपेंशन में आपको x बार 0 का कोएफिशिएंट चाहिए। मतलब इंडिविजुअल में निकालना चाह रहा हूं तो इंडिविजुअल जब निकालना चाह रहा हूं तो x बार 0 का कोएफिशिएंट ही निकाल रहा हूं, लेकिन अलग अलग तरीके से कि इस एक्सपेंशन में x बार -2 निकाल लिया तो वो इस एक्सपेंशन का x बार 0 वाला टर्म ही होगा, कोएफिशिएंट ही होगा। क्लियर है? तो ये हो गया 0 माइनस का। अब यहां पे r की वैल्यू 7 इधर रख देता हूं। क्लियर है? क्योंकि एक्सपेंशन तो इसी का है, इसी एक्सपेंशन को मैंने जनरल टर्म में ओपन किया है। तो कितना हो जाएगा 11c7 5/2 की पावर 11 माइनस का 7 मतलब 4 माइनस 1/5 की पावर 4, और यहां पर अगर देखोगे तो x की पावर माइनस का 2 बन जाएगा इस एक्सपेंशन में। क्लियर है कि नहीं है? तो वो इस एक्सपेंशन का इंडिपेंडेंट टर्म ही होगा क्योंकि मैंने पूरा मैनिपुलेट करके लिखा है इसको। क्लियर है कि नहीं है? मैंने पूरा बाइफरकेट किया, पूरा का पूरा अंग्रेजों की नीति अपनाई है, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल जो अपन ने किया तो थोड़ा सा रूल चेंज हो गया, लेकिन है इस एक्सपेंशन का x बार 0 वाला कोएफिशिएंट ही। तो ये आपका आंसर है। तो कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 11c7 और ये हो जाएगा 5/2 की पावर 4 माइनस की पावर 4 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 की पावर 4। क्लियर है कि विद्यार्थियों? तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 की पावर 4 से 5 की पावर 4 कैंसिल आउट कर देना, तो ये आपका वो आंसर है इस एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x में जो कोएफिशिएंट है वो ये आएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, थोड़े से लेंथी है लेकिन है प्यारे। आपको यहां तक की मैनिपुलेशन आनी चाहिए। जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। एक्सपेंशन को आप ध्यान से देखिए, दे रखा है x sin अल्फा प्लस का a टाइम्स ऑफ cos ऑफ अल्फा बाय x की पावर 10। द ग्रेटेस्ट वैल्यू क्यों बोला है? क्योंकि यहां पे ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल सकती है। ग्रेटेस्ट वैल्यू तो ट्रिग्नोमेट्री को देखकर बनाया गया है। सबसे मेन चीज है बाइनोमियल की द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस, लेकिन ये जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है। और पूछा है क्या? a की मैक्सिमम वैल्यू। a की वैल्यू क्या होगी जब आपको ये मैक्सिमम वैल्यू इंडिपेंडेंट टर्म का, x से इंडिपेंडेंट टर्म जो है उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ये दे रखी है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट टर्म देखना है तो सबसे पहले अपने को जनरल टर्म देखना पड़ेगा। तो जनरल टर्म कितना होगा 10cr, tr प्लस 1 होगा 10cr x sin अल्फा की पावर 10 माइनस r a cos ऑफ अल्फा अपॉन x की पावर कितना विद्यार्थियों r। तो ये हो जाएगा 10cr sin अल्फा की पावर 10 माइनस r a की पावर r cos अल्फा की पावर r, और यहां पर हो जाएगा x की पावर 10 माइनस का 2r, क्योंकि x की पावर 10 माइनस r और अपॉन में x की पावर r है। क्लियर है कि नहीं है? तो 10 माइनस का 2r हो गया। इसका मतलब अगर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की अगर अपन बात करें तो 10 माइनस 2r किसके बराबर होना चाहिए? 0, क्योंकि अगर x की पावर 0 हो जाएगी तभी तो ये कांस्टेंट टर्म आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। तो यहां पे r की वैल्यू क्या है विद्यार्थियों? 5। r की वैल्यू 5 ये बताता है कि सिक्स्थ टर्म इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो T6 इज इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्सपेंशन। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे T6 की बात अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 10c5 यहां पर, और ये हो जाएगा, अब यहां पर लिख देते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने मैनिपुलेट करके लिखा है। तो 10c5 ये tr प्लस 1 ही है, तो यहां पे r की वैल्यू 5 रखी तभी तो T6 आएगा, या T6 में r की वैल्यू क्या होती है विद्यार्थियों? 5। तो 10c5 और ये हो जाएगा साइन अल्फा की पावर 5 क्योंकि 10 माइनस 5, a की पावर 5 और cos अल्फा की पावर कितना 5, और x की पावर तो 0 हो जाएगा। अब यहां पर ये लिखा हुआ है 10c5 a की पावर 5 क्या विद्यार्थियों? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा की पावर 5 है। लेकिन अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं ताकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन अल्फा कॉस अल्फा की जगह एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए साइन 2 अल्फा, क्योंकि आपको पता है साइन अल्फा कॉस अल्फा को अगर मैं 2 दूंगा तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा विल बिकम व्हाट? साइन 2 अल्फा की पावर 5 अपॉन 32, मतलब 2 की पावर 5 भी होगा, और ये रहेगा a की पावर 5 10c5। अब क्योंकि हमने ये कहा ये पूरा का पूरा आपका सिक्स्थ टर्म, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात कर रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री में ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 2 अल्फा की। हम जानते हैं साइन 2 अल्फा मैक्सिमम कब होता है? 1 पर। तो अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो ये पार्टी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जब ये मैक्सिमम है तो ये पूरा का पूरा कोएफिशिएंट हमें क्या दे रखा है? दे रखा है 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो हो जाएगा 10c5 a की पावर 5। जब ये मैक्सिमम है, मतलब जब साइन 2 अल्फा क्या है? 1 अपॉन 32,
ये वैल्यू किसके बराबर है 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। जब विद्यार्थी आप 10c5 को ओपन करोगे तो वही 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल होगा। इसका मतलब a की पावर 5 अपॉन 32 किसके बराबर होगा 1 के। तो a की पावर 5 बराबर होगा 2 की पावर 5 के, तो a बराबर हो जाएगा 2 के। तो ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, पीवाईक्यू है और बहुत आसान क्वेश्चन है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का जिक्र हर साल हुआ है और आगे भी होता ही रहेगा। क्या विद्यार्थी क्वेश्चन आपको समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखो, है बहुत इजी लेकिन जरा जरा सा घुमा देता है। ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x दे देता है। आइए इसी बात पे एक और पीवाईक्यू मेंस वालों ने एक और क्वेश्चन पूछा था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के ऊपर, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर ग्रेटेस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बात एक ही है, लेकिन यहां पर ग्रेटेस्ट वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की वजह से दे रखा था, लेकिन यहां पर ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है किसके अलजेब्रा की वजह से। लेकिन एक कैच पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, यहां पर बोला है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब वेरिएबल x है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब वेरिएबल x है, लेकिन यहां बोला है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो इस बाइनोमियल के लिए वेरिएबल कौन है t। ये चीज आपको पकड़नी है विद्यार्थियों, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो मैक्सिमम वैल्यू जब यहां पर ग्रेटेस्ट वैल्यू बोला था, लेकिन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए रखा तो मैक्सिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से निकल रही थी। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू x से निकलेगी क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ t रखा है। तो इस एक्सपेंशन के लिए t आपका क्या है वेरिएबल। तो मैं एक बार एक्सपेंशन लिख देता हूं आप लोगों के सामने। एक्सपेंशन दे रखा है t इंटू x की पावर 1/5, t टाइम्स ऑफ x की पावर 1/5 प्लस का 1 माइनस x की पावर 1/10 होल डिवाइडेड बाय t होल पावर 10। अब विद्यार्थियों यहां पर अगर मैं पूछूं कि बताओ वेरिएबल कौन है t है मेन चीज, तो एक्सपेंशन किसके बाद ओपन होगा t के बाद ओपन होगा। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस यहां पे x भी दे रखा है 0 से 1, क्लियर बात है। दूसरा दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ t में। तो जब भी इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ t चाहिए मतलब इस एक्सपेंशन में t की पावर 0 वाला टर्म जो है वो मैक्सिमम कब हो रहा है उसके बारे में जिक्र चल रहा है। ये बात चलिए मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या होगी, तो वो तो देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। लेकिन सबसे पहले अगर मैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x देखूं तो वो जनरल टर्म से निकलेगा। तो जनरल टर्म tr+1 होगा, क्या हो जाएगा 10cr t इंटू एक्स की पावर 1/5 की पावर 10 माइनस r, क्योंकि फर्स्ट कौन है t इंटू एक्स 1/5 और सेकंड अगर देखो तो 1 माइनस एक्स की पावर 1/10 होल डिवाइडेड बाय t पावर कितना r। तो हो जाएगा tr+1 विच इज इक्वल टू 10cr t की पावर 10 माइनस r, और यहां पे t को देखूं तो t की पावर r हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहां पर हो जाएगा x की पावर 10 माइनस का r/5 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर r/10। बोलो विद्यार्थियों क्या t की पावर 10 माइनस r अपॉन t की पावर r को लिख दो t की पावर 10 माइनस का 2r। अब क्योंकि ये कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ t है, इसका मतलब 10 माइनस का 2r किसके बराबर है 0 के, तो 2r किसके बराबर है 10 के, इसका मतलब r किसके बराबर है 5 के। तो सिक्स्थ टर्म t6 इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, ठीक है, ऑफ एक्सपेंशन दिस। क्लियर हुआ। तो सिक्स्थ टर्म इंडिपेंडेंट है, तो सिक्स्थ टर्म अगर इंडिपेंडेंट है तो r की वैल्यू तो 5 ही होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10c5 इंटू टी की पावर 10 माइनस का 10 हट जाएगा, x की पावर यहां पर जाएगा 10 माइनस का 5/5। क्लियर हुआ। 10 माइनस का r/5 और 1 माइनस का x की पावर ये, तो 10 माइनस का 5/5 कितना हो गया 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर कितना 1/2। ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट टर्म। किससे इंडिपेंडेंट है t से। लेकिन अब बोला है मैक्सिमम वैल्यू किसकी इंडिपेंडेंट ऑफ t वाले टर्म की, तो ये इंडिपेंडेंट वाला टर्म है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब इस काम करते हैं, ये इंडिपेंडेंट टर्म तो हो गया, मैक्सिमम वैल्यू की बात चल रही है, तो अब ये फंक्शन किसमें है x में, तो f ऑफ x हो गया। मतलब इस f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू, इस f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू जहां पर 10c5 तो कांस्टेंट है। तो जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखना है तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये आपको बता रखा है। डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, तो मैं वही काम करने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले f डैश x निकाल रहा हूं विद्यार्थियों, तो हो जाएगा 10c5। अब यहां पर लग जाएगा क्या प्रोडक्ट रूल। बताओ क्या होगा, x को छोड़ा इसका डेरिवेटिव, तो x को छोड़ा इसका डेरिवेटिव कितना होगा रूट का 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। क्लियर है कि नहीं है। 1/2 बाहर आ गया, 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2 होगा तो नीचे चला जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस का, तो ये माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। फिर आएगा प्लस का 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, और इसको कर दिया किसके बराबर 0 के बराबर, क्योंकि हमें पता है डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करूंगा तो मेरे को क्रिटिकल पॉइंट आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 10c5, तो ये 0 के पास चला गया,
तो यहां से ये पूरी क्वांटिटी 0 के बराबर होगी, तभी तो x की वैल्यू आएगी, मतलब tan c5 तो चला गया 0 के बराबर, मतलब माइनस एक्स ऑफ अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस का 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू कितना 0 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा कितना x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर कितना 1/2। ये पार्टी उधर भेज दी, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर मतलब x पावर 1 हो गई। अब यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस का 2x, तो यहां पर हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना 2, तो x की वैल्यू आ गई क्या 2/3। तो x की वैल्यू 2/3 पर, x की वैल्यू 2/3 पर ये फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब x क्या होगा 2/3। f ऑफ x मैक्सिमम एट x इक्वल टू व्हाट 2/3। तो यहां पर मैं f ऑफ x मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो वो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों tan c5 यहां पे आ जाएगा 2/3 इंटू 1 माइनस का 2/3 की पावर 1/2, तो हो जाएगा 1/3 की पावर 1/2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है tan c5 अपॉन 3√3 इंटू में 2, तो 2 इंटू tan c5। तो अगर tan c5 को भी इन्होंने ओपन कर रखा है तो क्या लिख रखा है इन्होंने tan c5 को 2 इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3√3। तो आइए ऑप्शन चेक करें, 2 इंटू, तो 2 इंटू वाले ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, लेकिन डिनोमिनेटर में 3√3 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके के पीवाईक्यू पूछते हैं। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तक तो बहुत पहले क्वेश्चन आते थे, लेकिन उसके आज अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आगे जो फ्रेमिंग करी हुई, कभी डिफरेंशिएशन से ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात चल रही है, कभी ट्रिग्नोमेट्री से ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात चल रही है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब ऐसे आने लग गए हैं। तो आपको इनमें महारत हासिल करनी है विद्यार्थियों, जल्दी से नोट डाउन करते आगे बात कर। चलिए अब इसी पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखो आप कैटेगरी देखो कि बहुत सारे क्वेश्चन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू के ऊपर आए हैं। आइए चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहां पर अल्फा क्यू प्लस बीटा स्क्वायर 4 है, तो ये इसको बाद में समझेंगे कि ये क्यों कहना चाह रहा है और क्यों दिया है। सबसे पहली चीज बात कर रहे हैं द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्या पहले क्वेश्चन पढ़िए, लेट अल्फा एंड बीटा ग्रेटर देन 0 बी सच दैट अल्फा क्यू प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये होगी एक बात। अब यहां तक तो समझ में नहीं आ रहा पहली लाइन से कि क्या करना है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब सबसे पहले टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है। तो एक्सपेंशन क्या है विद्यार्थियों? एक्सपेंशन है अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/9 प्लस का बीटा इंटू एक्स की पावर माइनस का 1/6। ये है एक्सपेंशन, पावर में है 10। इसका टर्म इंडिपेंडेंट की अगर मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ है 10c(r) अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/9 होल पावर 10 माइनस का r, क्योंकि फर्स्ट कौन है अल्फा इंटू एक्स पावर 1/9 तो 10 माइनस r, एंड सॉरी सेकंड कौन है बीटा इंटू एक्स की पावर माइनस 1/6 होल पावर कितना r। तो अगर मैं इसको क्लब करूं एक्स की पावर्स को तो ये हो जाएगा 10c(r) अल्फा की पावर 10 माइनस r, बीटा की पावर r, एक्स की पावर 10 माइनस r/9 और ये हो जाएगा इंटू में एक्स की पावर माइनस का r/6। तो यहां पे अगर मैं क्लब करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का r/6, बस ये लिख दिया। अब यहां पर बोला है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब यहां पर पूरी पावर क्या होनी चाहिए 0। तो इसका मतलब 10 माइनस का r/9 माइनस का r/6 किसके बराबर होना चाहिए 0। मतलब 10 माइनस का r/9 इज इक्वल टू r/6 के बराबर होना चाहिए। मतलब ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 माइनस का 2r इक्वल टू 3r हो जाएगा। विद्यार्थी 20 इक्वल टू 5r होने पर r की वैल्यू 4 आ गई। तो जब r की वैल्यू 4 आई इसका मतलब फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट। फिफ्थ टर्म क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। अगर फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है इसका मतलब tr+1 क्या बना विद्यार्थियों tr+1 बना, मतलब t5 फिफ्थ टर्म हो गया। तो t5 क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो r की जगह अगर मैं यहां पर 4 रखूंगा तभी t5 आएगा। तो r की जगह 4 रखा तो t5 आया। t5 कितना हो जाएगा 10c4 अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 4 और x की पावर तो 0 बन गया। ये बोला है ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम। क्या होना चाहिए मैक्सिमम। अब यहां पर खेल समझते हैं। दे रखा है क्वेश्चन में अल्फा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है, अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 4 के प्रोडक्ट की बात चल रही है। मतलब प्रोडक्ट के मैक्सिमम की बात चल रही है। अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा तो 10c4 तो कांस्टेंट है तो पूरा टर्म मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि 10c4 इज द कांस्टेंट। अल्फा की पावर 6 एंड बीटा की पावर 4 का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो पूरा टर्म मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम कब होगा सुनना, सम गिवन है
और प्रोडक्ट के बारे में बात चल रही है जिसमें क्वांटिटीज आपकी पॉजिटिव हैं, तो पक्का एएमजीएम लगा है। अब आप सोचो अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें 4 दे रखी है और मुझे अल्फा क्यूब और बीटा स्क्वायर का सम दे रखा है और यहां पे प्रोडक्ट में अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 4 है, तो यहां पर एएमजीएम तो निश्चित है क्योंकि सम देके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, तो एएमजीएम सम देके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, तो एएमजीएम के बारे में ख्याल कर सकते हैं अपन। देखो कैसे करेंगे इस बात को ध्यान से सुनना। अगर आपको प्रोडक्ट दे दिया तो सम की मिनिमम वैल्यू पूछे तो भी एएमजीएम और सम देके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो भी एएमजीएम। अब हमें एएमजीएम लगाना आता है। मान लो ए और बी दो क्वांटिटीज हैं और दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा a प्लस बी बाई 2 और वो हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, दो नंबर्स का रूट ओवर ए बी। क्लियर है कि नहीं है, ये हम सबको पता है। तो यहां पर भी क्वांटिटीज जिनके ऊपर लगाना है वो पॉजिटिव है। देखो अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, तो अल्फा क्यूब भी पॉजिटिव बीटा स्क्वायर भी पॉजिटिव, लेकिन सम में अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर है, प्रोडक्ट में अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 4 है, तो क्या मैं क्वांटिटीज ले लूं अल्फा क्यूब बाई 2 और अल्फा क्यूब बाई 2। जब मैं इसका सम करूंगा तो अल्फा क्यूब आएगा और प्रोडक्ट करूंगा तो अल्फा की पावर 6 आएगा, और मैं यहां पर बीटा की पावर 4 चाहिए तो बीटा स्क्वायर बाई 2 और बीटा स्क्वायर बाई 2, तो सम करने पर तो ये यूज में आ जाए और प्रोडक्ट करने पर अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 4 बन जाए। तो अगर मैं इन चार पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव रखा तो चारों पॉजिटिव है, अगर मैं इन चार क्वांटिटी पर am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगाता हूं विद्यार्थियों, तो जाएगा अल्फा क्यूब बाई 2 प्लस का अल्फा क्यूब बाई 2 प्लस का बीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस का बीटा स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइडेड बाय क्या 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होल पावर कितना 1/4। तो इन सबका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4/4। क्लियर हुआ कि नहीं, बाय 16 ये हो गया। अब मुझे बताओ यहां पर सॉल्व करते हैं, ये पूरा का पूरा वापस से क्या बना अल्फा क्यूब बाई 2 प्लस अल्फा क्यूब बाई 2 अल्फा क्यूब बन गया, बीटा स्क्वायर बाई 2 बीटा स्क्वायर बाई 2 बीटा स्क्वायर बन गया। तो इस पूरे का सम कितना रखा है 4/4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4 बाय 16 होल पावर कितना 1/4। मतलब अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4 बाय 16 इज लेस देन इक्वल्स टू कितना 1। तो अल्फा की पावर 6 एंड बीटा की पावर 4 इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 16। तो अगर मैं बोलूं अल्फा की पावर 6 एंड बीटा की पावर 4 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे 16। क्या बोलोगे 16। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब मैं कहता हूं कि 10c4 क्योंकि अल्फा की पावर 6 इंटू बीटा की पावर 4 मैक्सिमम में क्या है 16 है, तो अगर मैं यहां पर 10c 5 से 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, तो ये इसका मैक्सिमम कौन हो जाएगा ये हो जाएगा, इस पूरे का मैक्सिमम ये हो जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड है। तो यहां पर बोला है इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखा हुआ है 16 इंटू 10, ये पूरा का पूरा सॉल्व होकर 10 इंटू के बराबर दे रखा है। तो 16 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 4 3 2 और 1। 4 से ये 4 टाइम्स चला गया, 3 से ये 3 टाइम्स चला गया, 4 से ये 2 टाइम्स चला गया। तो विद्यार्थियों देखो ध्यान से 10 इंटू 3 इंटू यहां पे 3 बचा, यहां पे 2 बचा, यहां पे 8 बचा और 7 बचा, तो 3 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 7। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपकी जो k की वैल्यू आई वो k की वैल्यू ये है, क्योंकि अपने को 10k पूछा है तो आपका 10k ये है। तो 10k आपका क्या है 3 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 7 मतलब 56 इंटू 6 अगर आप कर लोगे यू विल गेट द आंसर 600। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 6 300, 336 336 इज इक्वल्स टू k। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से k आएगा क्योंकि 10k पूछा है तो ये k हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 7, 3 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 7 कितना है 56 इंटू 6 मतलब k की वैल्यू 336। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 336। बोलो क्वेश्चन इजी है जनरल टर्म और बेसिक अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे जाके एएमजीएम का इन्वॉल्वमेंट, पहले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट, दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का इन्वॉल्वमेंट, तीसरे क्वेश्चन में एएमजीएम का इन्वॉल्वमेंट, तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है। आइए अब इस लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन और बात करते हैं फॉर द नेचुरल नंबर्स एनएनएम इफ दो एक्सपेंशन का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, मतलब ये भी एक्सपेंशन है ये भी एक्सपेंशन है, दोनों एक्सपेंशन का प्रोडक्ट में दे रखा है 1 प्लस का a1y प्लस का a2y स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहां पे a1 a2 की वैल्यू दे रखी है, मतलब y का कोएफिशिएंट एंड y स्क्वायर का कोएफिशिएंट दे रखा है, तो बताओ m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। है बहुत इजी क्वेश्चन। आइए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप इस एक्सपेंशन को बस ओपन करिए। जैसे ही आप इस एक्सपेंशन को ओपन करेंगे तो आप देखिए जैसे लिखा हुआ है यहां पर
1 माइनस वाई की पावर m का एक्सपेंशन भी आता है मेरे को, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो यहां पे इंडेक्स भी कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर, और यहां पर 1 प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन भी लिखना आता है मेरे को। इसका एक्सपेंशन हो जाएगा mc0 माइनस mc1 इंटू वाई प्लस का mc2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस का mc3 इंटू वाई क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? इसका एक्सपेंशन भी आता है nc0 प्लस का nc1 इंटू वाई प्लस का nc2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस का nc3 इंटू वाई क्यूब एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे दे रखा है उसका जो प्रोडक्ट आएगा 1 प्लस a1 टाइम्स ऑफ y प्लस का a2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर प्लस का a3 टाइम्स ऑफ y क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, दो एक्सपेंशन, एक आरएचएस में भी एक्सपेंशन, एक एलएचएस में भी एक्सपेंशन, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये एक्सपेंशन है। तो इसका मतलब दो एक्सपेंशन बराबर कब होंगे? जब, सुनना ध्यान से, दो एक्सपेंशन बराबर तब होते हैं जब सेम वेरिएबल की पावर, सेम वेरिएबल की सेम पावर के, जैसे y1 का जो यहां पर कोएफिशिएंट है, सेम वेरिएबल मतलब y की पावर सेम, मतलब यहां पर पावर 1 तो यहां पर भी पावर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पावर 1 के कोएफिशिएंट जब बराबर होंगे तभी दो एक्सपेंशन बराबर होंगे। दो एक्सपेंशन, टू एक्सपेंशंस आर इक्वल व्हेन, जब सेम वेरिएबल की पावर, जब यहां पे वेरिएबल कौन है y, तो यहां पे वेरिएबल y होना चाहिए, उसकी सेम पावर यहां पे 1 तो यहां पे 1 के कोएफिशिएंट पे अगर बराबर होंगे तो ही अपन कहते हैं दो एक्सपेंशन बराबर है। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो बताओ पहला टर्म क्या आएगा? ये तो 1 लिखा हुआ है, mc0 1 होता है और हमें नहीं पता है कि mc0 भी 1 होता है। अब बताओ mc1 कितना होता है? m। यहां पर क्या हो जाएगा mc1? n। अगर मैं बात करूं mc2 की, हमें ओपन करना आता है क्या? m इंटू m माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल ऑफ वाई स्क्वायर। यहां पर भी इसको ओपन करूं तो क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल ऑफ वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। अब बताओ, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं पहले मल्टीप्लाई करके क्या देख रहा हूं? कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म 1 इंटू 1 से आएगा, तो यहां पे 1 हो गया। फिर मैं y की पावर का पावर 1 वाला देखना चाहता हूं। जब ये m इंटू वाई, जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 1 आएगा, तो y की पावर 1 कितना हो जाएगा? माइनस n। और जब ये n इंटू वाई इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तब भी y की पावर 1 आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस का n। अब y की पावर 1 वाला कोई और टर्म आएगा नहीं। अब अगर मैं बात करूं y स्क्वायर, तो y स्क्वायर क्या होगा विद्यार्थी? बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। y स्क्वायर, जब ये y स्क्वायर, ये वाला y स्क्वायर इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा बताओ? m इंटू m माइनस का 1 बाई 2 फैक्टोरियल। और जब ये y स्क्वायर वाला टर्म इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? n इंटू n माइनस का 1 बाई 2। ये y स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर देगा, ये y स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर देगा, लेकिन ये दोनों y भी आपस में मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर देंगे तो माइनस का m इंटू n, ये हो जाएगा पूरा y स्क्वायर, प्लस का y क्यूब कुछ कुछ बनेगा, मतलब नहीं है, तो ऐसे चलता रहेगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस का a1 टाइम्स ऑफ y प्लस का a2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर प्लस का एंड सो ऑन। अब बताओ क्या कहा भैया? दो एक्सपेंशन बराबर कब होंगे? जब सेम वेरिएबल के सेम पावर के कोएफिशिएंट बराबर होंगे। तो कांस्टेंट के दोनों 1 है, तो y की पावर 1 का कोएफिशिएंट y की पावर 1 के कोएफिशिएंट से बराबर करोगे तो माइनस का m प्लस का n किसके बराबर हो जाएगा? a1। मतलब n माइनस का m किसके बराबर हो जाएगा? a1 की वैल्यू मेरे ख्याल से 10 रखिए, ये हो जाएगा। दूसरा यहां पर क्या बोला है? एक तो हो गया m माइनस का n, दूसरा हमें बोला है y स्क्वायर, तो m इंटू m माइनस का 1 बाई 2 प्लस का n इंटू n माइनस का 1 बाई 2 माइनस का mn इज इक्वल टू कितना रखा है यहां पर? a2, क्योंकि इधर y का कोएफिशिएंट a2 है, इधर y का कोएफिशिएंट कितना है? ये पूरा है, तो ये भी a2 के बराबर है, तो a2 की वैल्यू भी 10 रखी है। ये इसको ओपन करें, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का m बाई 2 प्लस का n स्क्वायर माइनस का n बाई 2 माइनस का mn इज इक्वल टू कितना? 10। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस का 2mn माइनस का m प्लस का n बाई 2 इज इक्वल टू कितना? 10। देखो m स्क्वायर n स्क्वायर और एलसीएम लोगे तो माइनस का 2mn और माइनस का m, माइनस का n में से माइनस कॉमन निकाले तो m प्लस n हो गया। तो ये लिखा हुआ m माइनस n द होल स्क्वायर माइनस का m प्लस n बाई 2 इज इक्वल टू 10। बताओ m माइनस n की वैल्यू कितनी रखी है? ये n माइनस m है, लेकिन m माइनस n की वैल्यू माइनस का 10 हो जाएगी, इसका स्क्वायर माइनस का m प्लस n इज इक्वल टू 20 हो गया। तो m प्लस n कितना आएगा विद्यार्थियों? 10 का स्क्वायर माइनस का 20 दैट विल बी 80। हमें चाहिए था m प्लस n की वैल्यू क्या है, तो m प्लस n की वैल्यू क्या है? 80। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं अपने पास। अपन एक और लेक्चर कोएफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा
हाई लेवल रखेंगे और चीजों को समझेंगे और क्या कहना चाह रहा है। तो ये तो मेंस के क्वेश्चन, अब धीरे धीरे अपन एडवांस लेवल पे भी चलेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें एडवांस में किस तरीके से कोएफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है वो अपन देखेंगे। जल्दी से इसको आप तैयार करें, इसको लिखें, इसको अच्छे तरीके से समझें और खुद के हाथ से जरूर सॉल्व करें ताकि आपसे क्वेश्चन बनना जरूरी है। क्लियर है? विश यू ऑल द बेस्ट।